बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का आपका एक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिकल एजुकेशन का, हिंदी में जिसे हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन का कल यानी कि 12 मार्च 2024 को आपका जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए, ये आपका कल फिजिकल का होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास में अब तैयारी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए इतने ही कम टाइम में यानी कि एक ही दिन में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एक ही वीडियो से आपकी कई सारी प्रिपरेशन होने वाली है। सबसे पहले तो पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन का आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरे सिलेबस का। दूसरा, कल आपका जो पेपर होगा बच्चों, पेपर का आपका पैटर्न कैसा आने वाला है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, इजी आएंगे, हार्ड रहेगा या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ ही एमसीक्यू, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, इनकी आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो किस प्रकार से करनी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बच्चों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। बेसिकली ये एक बहुत डिमांडिंग वीडियो है जिसको लेके बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप ना एक ऐसा सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाए, हमें नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। डज नॉट मैटर कि वीडियो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की हम पूरी देख लेंगे, लेकिन हाँ तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी डिमांड पे हमने जो 20 सैंपल पेपर बनाए हैं आपके लिए, उसी में से हम लेके आए अपना 18वां। ठीक है, ये हमारा 18वां सैंपल पेपर होने वाला है। इसके अलावा अगर आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके कमेंट आएंगे तो सैंपल पेपर नंबर 19 और 20 इसकी भी मैं वीडियो ला दूंगा या फिर लाइव कंडक्ट कर लूंगा अगर आपके कमेंट आएंगे तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके कल के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना बच्चों, ठीक है, तैयारी हमने काफी अच्छी कर ली है। ओके, काफी नहीं, बहुत अच्छी। चलिए थोड़ा सा पेपर के पैटर्न पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सीरीज मिल जाएगी। इनबॉक्स में आपको अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर लिखना होता है, सीबीएसई रोल नंबर। ठीक है, देखिए अब आपको रोल नंबर के हिसाब से ना कोई भी एक सेट मिलेगा पेपर में, लेकिन ये जो पेपर है वो आपके चारों सेट के लिए और चारों सेट के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, पेपर के अंदर देख लीजिएगा आपके 37 क्वेश्चन होने चाहिए, 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं, 10:30 से 1:30 की आपकी टाइमिंग होती है। ठीक है, ये रही 10:30 से 1:30। ओके, यानी कि पेपर क्या होगा, ये 3 घंटे का रहेगा और ये आपका 70 मार्क्स का आता है, क्योंकि बच्चों इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो आ जाइए सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। अगर आपको पैटर्न पता है बच्चों तो आप डायरेक्टली 2 मिनट का स्किप कीजिए और एमसीक्यू वाले पार्ट पे पहुंच जाइए। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को नहीं पता है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सभी बच्चे मिलकर देखें। ओके, चलिए पेपर के पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 5 खंड आएंगे और 37 प्रश्न आने वाले हैं। खंड ए यानी कि सेक्शन ए के अंदर 1 से 18 ये 1 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 18 आपके एमसीक्यू आएंगे पूरे पेपर में। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर 19 से 24 ये हमारे 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे बच्चों, जिनमें से क्वेश्चन में ही चॉइस है, अथवा नहीं सीधा क्वेश्चन ही है कि 6 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 2 नंबर के, कोई 5 अटेम्प्ट कर लो आप। ठीक है, सीधा क्वेश्चन में ही चॉइस है। फिर खंड सी है 25 से 30, इसमें भी वही है कि ये आपके 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, फिर से वही 6 क्वेश्चन देता हूं आपको, कोई भी 5 अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी। सेक्शन डी के अंदर आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, और सेक्शन ई इसमें 34 से 37 5-5 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, कोई एक छोड़ सकते हो जो नहीं आता है, बस हो गया आपका काम यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पेपर को इस एक ही 1 शॉट वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो अराउंड आपकी 1 आवर तक की बनेगी, लेकिन हाँ जब तक ये वीडियो एंड होगी आप अपने अंदर एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन पाओगे कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा अगर आपको 19 और 20 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो फटाफट से सारे बच्चे कमेंट में बताओ, उस हिसाब से हम लाइव भी ले सकते हैं और वीडियो भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, पेपर के पैटर्न को यहाँ से देखिए। सेक्शन ए के अंदर 18 एमसीक्यू होंगे आपके, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 19 से 24 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 5 करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 25 से 30 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 5 करने हैं। सेक्शन डी के अंदर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, और सेक्शन ई के अंदर 34 से 37 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके बच्चों, चलिए आर यू रेडी, शुरू किया जाए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर ए यहाँ से शुरुआत हो जाता है, और इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 18 एमसीक्यूज को, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन एमसीक्यू को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी बच्चे भी उसका आंसर अपनी तरफ से जरूर गेस करें, मन ही मन सोचें कि सर जी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एक बात कि जब ये वीडियो एंड होगी तो सारे बच्चों ने ईमानदारी से, या फिर सेक्शन ए जैसे ही खत्म होता है तो ईमानदारी से बताना कि 18 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर सोचे थे, ठीक है, कि मेरे हिसाब से ये सही था, वो आपके आंसर सही थे। ओके, चलिए शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आसन वाला, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है बच्चों कि आपका जो आसन वाला क्वेश्चन होगा ना, कि आपको आसन दे देते हैं और नाम पूछना होता है, तो वो प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी करवा चुका हूं। अब एक टेस्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि चित्र में दिए गए टेस्ट की पहचान कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हाथ से बेसिकली क्या कोशिश कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ओके, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए प्रश्न, लेकिन ये आपके लिए भी है। क्वेश्चन क्या है, संशोधित पुशअप्स परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल सी बात है, संशोधित पुशअप्स किसके लिए होते हैं बच्चों, गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में इस इमेज में दिखाया गया फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, और रिवाइट पुशअप जो हैं ये फॉर गर्ल्स के लिए होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यदि टीमों की संख्या विषम हो, विषम यानी कि क्या नाम है, 2 से जो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। नॉर्मली जब हम टीम की संख्या ज्ञात करते हैं तो हम n-1 कर लेते हैं। n-1 किसके लिए उपयोग होता है बच्चों, जो मैच होते हैं, ठीक है ना, मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए जब वो टीमों की संख्या विषम हो, तब हम उपयोग करते हैं बच्चों n+1/2। इसको ऐसे लिखते हैं n+1/2, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। यहाँ पे n हमारी क्या है, m है हमारी, n है हमारी टीमों की संख्या, ठीक है, और मैच आसानी से निकल जाएंगे फिर यहाँ पे आपके। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखो बच्चों, प्रशिक्षण विधि जिसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाती है। तो हमारी कई सारी प्रशिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है, इसमें से एक ऐसी विधि है जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, खास करके लेंथ में, लंबाई में। तो कौन सी होती है बच्चों, वो है आइसोमेट्रिक। कौन सी, आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर, और इसका आपका बी हो गया। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ है बच्चों, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये शारीरिक लक्षण किसने दिए हैं। तो सभी को पता होगा बच्चों, किसने दिए हैं, फटाफट से सोचिए क्या आंसर होगा। एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी किसने दिए हैं बच्चों, शेल्डन। इनका पूरा नाम है हर्बर्ट शेल्डन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे बच्चों आपके कई सारे एमसीक्यू एक ही बार में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में आपको कथनों पे विचार करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो पहला कथन ये बच्चों स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में कि इसकी सबसे पहले स्थापना जो थी वो 1987 में हुई थी, लेकिन इससे पहले स्पेशल ओलंपिक भारत नहीं बोलते थे, इससे पहले विशेष ओलंपिक इंडिया बोलते थे, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हुआ 2001 में, फिर इसे विशेष ओलंपिक भारत बोला जाने लगा, ठीक है। इसकी शपथ है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं नहीं जीत सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। चौथा पॉइंट, भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता भी दी है। तो भैया जी सारी की सारी आपकी बातें स्पेशल ओलंपिक के भारत में सही हैं। अभी आपके अलग से 4 एमसीक्यू आ सकते हैं आपके, इनमें से एक भी तोड़ के पूछ लिया जाएगा, याद रखना इस चीज को,
ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार से इंग्लिश में स्पेशल ओलंपिक इंडिया के बारे में आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि मिलान बेसिकली बहुत आसान होता है, बस आपको जो आता है आप वो देख लो। जैसे कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपको जो आता होगा वो इसमें से अस्थमा, ये बहुत आसान है। कैसे सर जी? क्योंकि अस्थमा का संबंध है श्वास नली से, है ना। तो दूसरे का जिसमें सी दिया हुआ हो, एक तो ये मिल गया हमको, ठीक है, चलिए यही मिला, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो गया। अब जैसे मोटापा है तो मोटापा मांसपेशी तथा जोड़ को दर्शाता है, इसकी कमी की वजह से होता है, कभी इधर उधर हो जाता है या फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। पेट दर्द जो है ये पाचन तंत्र से संबंधित होता है, ठीक है। और चौथे का ए यानी कि उच्च रक्तचाप हृदय व रक्त को संबंधित करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में ऑब्जेटी जो है वो मसल एंड जॉइंट को दर्शाता है, अस्थमा ब्रीथिंग ट्रेन को दर्शाता है, बैक पेन यहाँ पे आ जाता है और ये आपका ए पे पहुंचेगा, तो ए राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। किसी बिंदु पर कार्य करने वाले परिणाम जब शून्य होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, आप किसी भी बिंदु पे कार्य जब नहीं कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? संतुलन कहलाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि पेपर में एक आधा क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा और एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ होगा, बस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी है। उसके बाद देखो बच्चों कि महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, इसके होने के क्या कारण है? तो महिलाओं में सबसे पहला ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। बेसिकली क्या बोलते हैं, जब मासिक धर्म होता है तो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन या तो सही से बन नहीं पाता है, अगर बनता है तो कार्य नहीं कर पाता है, ये चीजें होती है हार्मोन संबंधी परिवर्तन। दूसरा है तीव्र व्यायाम, महिलाएं जो है एथलीट महिलाएं वो तीव्र व्यायाम करती हैं, इसकी वजह से भी, और उनके शरीर के हिसाब से जितनी कैलोरीज का उन्हें खाना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो खाती ही नहीं उतना, या मिलता ही नहीं, या फिर लेती ही नहीं, समझ में नहीं आता उनको। तो इसकी वजह से महिलाओं में ये समस्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आखिर महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है। ओके, तो ये सारे रीजन यहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। वह अभिप्रेरणा जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद या चुनौती प्रदान करते हैं, डैश कहलाती है। सिंपल सी बात है, देखो हमें एक ऐसी इंस्पिरेशन के बारे में बताना है जो कि हमें स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें आनंद भी देते हैं, चुनौती भी प्रदान करते हैं। तो ये कहाँ से आती है? ये हमारे अंदर से निकल के आते हैं। इंटरनल मोटिवेशन यानी कि खुद की आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा बोल लीजिए, इंटरनल इंस्पिरेशन बोल लीजिए। इस प्रकार से आपका सी है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10, अभिकथन कारण। देखिए अभिकथन कहता है कि आक्रामकता शब्द व्यवहार की उस सीमा को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को, दूसरों को या किसी वस्तु को शरीर व मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचाता है। तो आक्रामकता शब्द क्या है? यह व्यवहार की उस सीमा को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भी और दूसरों को भी किसी वस्तु के माध्यम से, शारीरिक माध्यम से, मनोवैज्ञानिक माध्यम से हानि पहुंचाता है। कारण इस प्रकार के व्यवहार का केंद्र दूसरे व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से हानि पहुंचाना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आक्रामकता की परिभाषा और ऐसा क्यों होता है आक्रामक, तो ये चीजें थी। तो यहाँ पे दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा कि ए सही है, आर भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। यहाँ पे कहा गया बच्चों कि जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो नियमित व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी क्या कहलाती है? तो नियमित डेली बेसिस पे जब हम कार्यक्रम करते हैं व्यायाम के, तो ये क्या कहलाता है? ये व्यायाम अनुपालन, यानी कि अब डेली बेसिस पे व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम का अनुपालन नीति हो गया, एक्सरसाइज कॉम्प्लेंस हो गया आपका यहाँ पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा है बच्चों, इसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन ये है चपटे पैर के क्या कारण है? अब देखिए पैरों की मांसपेशियों का कमजोर होना, बिल्कुल ठीक है, आपकी पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो गई होंगी, इसलिए चपटे पैर। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो पैर है ना वो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा। चपटे का मतलब हो गया कि ये एकदम ऐसा सपाट रहेगा, ये नॉर्मल है, और ये है फ्लैट फीट। ओके, तो ये चीज होती है यहाँ पे। उसके बाद सही प्रकार के जूते या अत्यधिक भार होना, ये भी ठीक है, यानी कि सही प्रकार के जब आप जूते नहीं पहनते हैं, यहाँ पे जूते नहीं लिख देता हूँ,
जूते नहीं पहनना, ठीक है, गलत प्रकार के जूते पहनना और अत्यधिक भार होना, इसकी वजह से चपटे पैर होते हैं। तो डी वाला जो है ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन 13, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से पढ़िए, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट इसका उद्देश्य नहीं है। तो देखो, इसमें आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करने को मिलेगा, क्योंकि 3 बातें ऐसी हैं जो इसके उद्देश्य की हैं, है ना। कौन कौन सी? सबसे पहला, ये जो टूर्नामेंट होते हैं ये मनोरंजन प्रदान करने के लिए होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये समग्र विकास में मदद करने के लिए होते हैं, ठीक है। तीसरा, कि विभिन्न प्रकार के खेल और कौशल सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए होते हैं, लेकिन उच्चतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखो बच्चों, जब हम बाई प्रदान करते हैं तो बाई प्रदान करने के नियम के अनुसार चौथी बाई किसे दी जाएगी? तो चौथी बाई किसे मिलेगी बच्चों? ऊपरी अर्ध को, अंतिम टीम को, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है? तो कौन सी है? सबसे पहले देखेंगे, पार्टलेग प्रशिक्षण विधि बिल्कुल की जाती है, निरंतर अंतराल प्रशिक्षण विधि बिल्कुल, अंतराल प्रशिक्षण बिल्कुल, लेकिन पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच परीक्षण विधि ये नहीं की जाती है। किसके लिए? सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, ओके। तो ऑप्शन आपका बी रॉन्ग है। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा प्रश्न है। डाइटिंग यानी कि अल्पाहार, इसके क्या नुकसान हैं? सबसे पहला देखिए, शरीर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं, गलत है, क्योंकि डाइटिंग से शरीर के उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद शरीर में अतिरिक्त भार, ये नुकसान इसका ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद शरीर के वजन में कमी, ठीक है। आवश्यक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। डाइटिंग यानी कि अल्पाहार का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता है आवश्यक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगला, शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंपल सा, आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों, जब हम अपने शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण बोलेंगे। सिंपल सा हो गया आंसर इसका तो, ठीक है। ऑक्सीजन अपटेकन बोल देंगे, कंप्लीट। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आपका मिलान है और मिलान में आपकी क्या है? दौड़ें हैं, ठीक है। ये दौड़ें हैं बेसिकली। अब इसमें जैसे आपसे मैं कहूँ कि मनोरंजन दौड़ें किसके लिए होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन दौड़ें आनंद प्रदान करने के लिए होती हैं, है ना। तो पहले का डी देखो, ये रहा, मिल गया आंसर हमको। अब दूसरा, स्वास्थ्य दौड़ें, तो ये किसके लिए होती है बच्चों? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। तीसरा क्या? बी, खेल दिवस किस लिए होते हैं बच्चों? संयुक्त रूप से काम करने की भावना को विकसित करने के लिए। और चौथा बच्चों, एकता दौड़ है, ये बेसिकली वर्ष में एक ही बार आयोजित की जाती है एकता के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए। बस बहुत आसान मिलान था आपका बच्चों, है ना। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से बच्चों इस पेपर के हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने सेक्शन ए के पूरे 18 MCQ, ओके बच्चों। अब आप ईमानदारी से बताओ 18 आउट ऑफ आपके कितने सही मार्क्स आए, ठीक है। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आपने सही आंसर सोचा था और जो मैंने बताया था उसको मिला के। चलो अब है हमारा अगला खंड नंबर बी। इसमें बेसिकली ध्यान से देखो, आपके 2 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अब देखो बच्चों, 2 नंबर का जब क्वेश्चन है तो मिथक और उसका तथ्य केवल एक ही आएगा। अब 2 ये इसलिए है ताकि 3 में आ जाएगा तो 2 लिख देना। 2 नंबर में आएगा तो केवल एक तथ्य एक मिथक। अगर 2 पूछा जाता तब बात अलग है, ओके। तो दिया गया है किन्हीं 2 खाद्य मिथक एवं उनके तथ्यों को लिखिए। तो पहले तो आप ये समझो खाद्य मिथक होते क्या है। एक खाद्य मिथक सामान्य रूप से भोजन के बारे में गलत धारणा या विचार है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। यानी कि खाद्य मिथक क्या हो गई? भोजन के बारे में ये गलत धारणाएं होती हैं या फिर गलत विचार होते हैं जिसका साइंटिफिक कोई रीजन ही नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमें जो है कम वसा या फिर वसा रहित आहार अच्छा होता है, ये लेना चाहिए। जबकि तथ्य क्या है कि शरीर को ऊर्जा, ऊतक की मरम्मत
और विटामिन ए डी के परिवहन के लिए वसा अति आवश्यक होती है। असंतृप्त वसा की तुलना में संतृप्त वसा कम लेनी चाहिए। ठीक है, ये कहा जाता है। एक मिथक और है कि डाइटिंग या फास्टिंग से वजन कम होता है, जबकि साइंटिफिक रीजन क्या है कि यह अल्प अवधि में सही हो सकता है। डाइटिंग या फास्टिंग से अल्प अवधि के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अंत में यह वजन घटाने में बाधा डालता है, क्योंकि आप जब फास्ट रखते हैं, आप डाइटिंग पे हैं, तो कुछ टाइम तक तो आपका वजन घटेगा, लेकिन जैसे आप नॉर्मल पे आएंगे तो वजन आपका दोबारा से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तो ये मिथक है। और भी बहुत सारे मिथक है बच्चों, जैसे कि मीठा खाने से मधुमेह होता है, जबकि ऐसा है नहीं। आलू खाने से मधुमेह होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आलू खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ऐसा भी नहीं है ना। खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी मिथक है ना। और साइंटिफिक रीजन क्या है कि थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगर ज़्यादा पीते हैं ना तो इससे क्या होता है, शरीर की जो जठर अग्नि होती है ना वो बुझ जाती है और खाना अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। तो ये और भी कुछ खाद्य मिथक थे जो कि आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। ओके, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। और राइट एनी 2 फूड्स मिथ एंड देयर फैक्ट्स। तो यहाँ पे लिखे हुए सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की महत्वता क्या है, इसके स्रोत लिखिए। तो आखिर विटामिन सी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला, विटामिन सी जो है ना, खेलों के दृष्टिकोण के लिए, एथलीट के लिए उसकी सहनशीलता को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, विटामिन सी हमारे दांत, अस्थि यानी कि हड्डियां यानी कि बोन्स, रक्तवाहिनियां, इन सभी को मजबूत करता है। विटामिन सी जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या है? तो विटामिन सी हमें खट्टे फलों से जैसे कि आंवला, टमाटर, नींबू, कुछ अंकुरित अनाजों से जैसे चना हो गए और भी चीज़ें हैं। ठीक है, हरी सब्जियां, हरी मिर्च वगैरह, इन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। इसी का इंग्लिश वर्जन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी फॉर आवर बॉडी, राइट इट्स सोर्स। तो विटामिन सी और इसके स्रोत हो गए यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया बच्चों, अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण और विभाजन के बीच क्या अंतर है? तो ध्यान से देखिए, अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण का अर्थ ये होता है कि वर्गीकरण जो है ये पैरालंपिक और पैरा एथलीट से जुड़ी एक समूहीकरण प्रक्रिया है। वर्गीकरण क्या है? पैरालंपिक और जो पैरा एथलीट होते हैं इनके बीच की एक जुड़ी हुई समूहीकरण क्रिया है। पैरालंपिक के द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के आधार पर एथलीटों को श्रेणियां प्रदान करती है, जबकि ये तो वर्गीकरण हो गया, जबकि विभाजन क्या करता है? विभाजन विशेष ओलंपिक से जुड़ा होता है। वर्गीकरण पैरालंपिक और पैरा एथलीट से, विभाजन विशेष ओलंपिक से। ठीक है, अब विशेष ओलंपिक की विभाजन प्रक्रिया में एथलीट को उनके कौशल के स्तर के आधार पर समूहीकृत करने का प्रदर्शन आधारित होता है। यानी कि देखिए, ध्यान से समझ लो, बस दो वर्ड है सभी में। कैसे? अक्षमता वाले खेलों में वर्गीकरण ये पैरालंपिक पैरा एथलीट का होता है, ठीक है, जो कि उनकी अक्षमताओं के आधार पे होता है। विभाजन में विशेष ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, जो कि उनके कौशल के स्तर के आधार पर होता है। बस ये दो वर्ड याद कर लो, बस हो गया आंसर आपका आसानी से। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देख लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो ये चीजें हैं आपकी, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंट्राम्यूरल का अर्थ तथा महत्व। देखिए, आपका अर्थ ही 2 नंबर में आ सकता है और महत्व भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर एक साथ आएगा तो आपको ये पूरी परिभाषा लिख देनी है और आपको उनमें से 2 पॉइंट लिख देने हैं, और वैसे ही आपका 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है, तो देखो, इंट्राम्यूरल जैसे कि नाम से पता चलता है, संस्था अंतः टूर्नामेंट, एक ही संस्था के अंतर। तो इंट्राम्यूरल शब्द का अर्थ होता है दीवार के भीतर। तो एमसीक्यू में आएगा, इंट्राम्यूरल जो शब्द इसका अर्थ क्या होता है? दीवार के भीतर। इन खेलों में ये जो खेल हैं ये एक संस्था, एक स्कूल, एक समुदाय के विभिन्न विभागों में टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, और एक संस्था के खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता और टूर्नामेंट आयोजित होता है 4 दीवारी के अंदर ही। ठीक है, 4 दीवारी घर वाली नहीं, वो किसी एक संस्था, स्कूल या समुदाय की बात हो रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि एक्स्ट्राम्यूरल के लिए खिलाड़ियों का चयन हो जाता है, छात्रों के बीच एक समूह सामंजस्य विकसित होती है। एक समूह जब बनता है ना, तो समूह में कैसे तालमेल बैठाना चाहिए इसकी समझ विकसित होती है। क्षेत्र खेल में उन्हें अनुभव विकसित होता है। ठीक है, साथ ही स्वास्थ्य का बढ़ावा मिलता है, उनका मनोरंजन होता है। एक समूह कैसे काम करता है समाज में, उसकी भागीदारी बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये इसके अर्थ और महत्व हो गए।
अगला, राइट द मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्राम्यूरल। तो ये होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी तरफ बहुत बच्चों का ध्यान नहीं गया होगा। लीवर, जिसे हम उत्तोलक बोलते हैं, इसका खेलों में प्रयोग और वर्णन कीजिए। तो लीवर उत्तोलक खेलों में प्रयोग, सबसे पहला, यह प्राकृतिक तौर पे एक कठोर छड़ होता है जिसका उपयोग बल लागू होने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, इसमें एक फलक्रम, एक प्रतिरोध आर्म और एक बल आर्म होता है। इस प्रकार से लीवर जो है उत्तोलक कार्य करता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में डिस्क्राइब द यूज ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स, तो कैसे होता है देख सकते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब ये प्रश्न वैसे तो मैंने 2 नंबर में ले लिया है, लेकिन ये प्रश्न आपका 3 नंबर का भी है, इवन 5 में भी आ सकता है। 2 नंबर में आएगा तो 2 कारक बताने हैं, 3 नंबर में 3, 5 नंबर में 5। ओके, मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अस्थि सुस्थिरता, जिसको इंग्लिश में हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ऑस्टियोपोरोसिस के कारण लिखिए, तो घबराना मत, यहाँ पे आपको अस्थि सुस्थिरता के कारक पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अस्थि सुस्थिरता का संबंध किससे है, हमारी अस्थि यानी कि हड्डी में उपस्थित विषय समान बोन मटेरियल से होता है, जो कि इनसफिशिएंट होता है, उसकी कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो अस्थि सुस्थिरता क्या होगी, शरीर में खास करके महिलाओं में उनके अस्थि घनत्व में कमी होना, बोन मटेरियल का कम हो जाना, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसके कारण क्या हैं, तो सबसे पहला जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है वो तो ये है भाई कि महिलाएं एथलीट जो हैं ये आहार में कैल्शियम की बहुत ही कम मात्रा लेते हैं। अब भाई हमें पता है कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अब कैल्शियम ही नहीं लेंगे खास करके महिलाएं, तो अस्थि हड्डी की मात्रा में कमी तो आएगी, है ना। दूसरा है ऋतुरोध या रजुरोध, तो ये भी आपका 2 नंबर से अलग से आ सकता है। ऋतुरोध या रजुरोध क्या होता है, तो महिलाएं 6 महीने से अधिक समय या ऋतुरोध की समस्या हो तो उनको भी अस्थि सुस्थिरता हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऋतु धर्म के समय एस्ट्रोजन, ये यहाँ पे पूरा ये नाम है, एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन निकलता है ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है, और जब ये होगा ही नहीं, ठीक है, मासिक धर्म आएगा ही नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए दूसरा तीसरा, भोजन करने संबंधी विकार, भोजन लेने संबंधी विकार जो है ये श्वता अभाव तथा अतिशय श्वता अभाव के आदि विकार के कारण अस्थि सुस्थिरता हो सकती है, क्योंकि भोजन में कैल्शियम की मात्रा का उपयोग हम उतना नहीं करते हैं जितना हमें शरीर में चाहिए होता है। ओके, अब भोजन करेंगे ही नहीं तो कैल्शियम जो है हमें मिलेगा ही नहीं। इसीलिए खान पान संबंधी बुरी आदतें हैं, कुछ महिलाएं कैफीन का, एल्कोहल का, तंबाकू का या फिर धूम्रपान आदि का उपयोग करती हैं, तो ये कुछ बुरी आदतें हैं उनकी, है ना, ये चीजें थी। तो अस्थि सुस्थिरता के कारक, आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या क्या रीजन है इसके, फैक्टर्स क्या पढ़ सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहां तक आपको मैंने समझा दिया है सेक्शन नंबर बी के 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन। आगे डिस्कस करेंगे अब 3-3 नंबर के। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब हमारा आ गया है खंड नंबर सी, जिसमें 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी नहीं है बच्चों कि जो क्वेश्चन आपको मैं 3 नंबर में बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। ओके, और 3 नंबर के क्वेश्चन से अलग अलग से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। जैसे 25 वाला भी अभी आपको मैं एग्जांपल लेके देता हूं। देखो, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शक्ति को विकसित करने की विधियों, सबसे पहली है आइसोमेट्रिक, दूसरी है आइसोटोनिक और तीसरी है आइसोकाइनेटिक। इन व्यायामों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो पेपर में अलग से 3 नंबर में, 3 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है ना, तो कैसे भी आएगा, बस आप ध्यान से देखिए। आप देखो, शक्ति को विकसित करने की विधियां निम्नलिखित हैं। अब इसमें से सबसे पहली विधि है आइसोमेट्रिक, दूसरी है आइसोटोनिक और तीसरी है आपकी आइसोकाइनेटिक। ठीक है, सारी की विधि, सारी विधियों को अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली आइसोमेट्रिक विधि। आइसोमेट्रिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइसो समान, ठीक है, आइसो जिसका अर्थ होता है समान, मैट्रिक अर्थात लंबाई। अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यायामों को, तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन व्यायामों से किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे
एग्जाम्पल दिया जाता है। पक्की दीवार है, अब आप पक्की दीवार को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आपको दिखाई देगा कि धक्का लग रहा है उसमें? नहीं दिखाई देगा, है ना। इसमें कम उपकरण व समय की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें कम उपकरण और कम समय की आवश्यकता होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में ये व्यायाम अति आवश्यक होते हैं, जैसे कि तीरंदाजी, भार उठाना और जिम्नास्टिक, ये सभी आइसोमेट्रिक में आ जाते हैं। ओके, अब उसके बाद में अगले व्यायाम जो कि है आइसोटोनिक। अब ये कैसे होते हैं? देखिए, आइसो अर्थात समान, टोनिक अर्थात तनाव। इस प्रकार के व्यायामों में गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं करती हुई। इसमें मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है और साथ ही घटती हुई भी दिखाई देती है, ठीक है, जिसे असेंट्रिक संकुचन और कसेंट्रिक संकुचन कहते हैं। जैसे किसी बॉल को फेंकना, दौड़ना, भागना इत्यादि, तो इसमें सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के संकुचन ज्यादातर खेल कूद में ही देखे जाते हैं। इन प्रकार के व्यायाम को उपकरण के साथ, बिना उपकरण के साथ, दोनों के साथ में किया जा सकता है। ये चीजें होती हैं इसमें। ओके, अगला जो है ये हमारा आइसोकाइनेटिक। अब ये कैसे होते हैं? तो आइसो अर्थात समान, काइनेटिक अर्थात गति। इन व्यायामों को सन 1968 में जे पेरियन ने बनाया था। इन व्यायामों को विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों की शक्ति जो है ये विकसित होती है। ज्यादातर खेल कूद में इनका उपयोग नहीं होता है, परंतु जल क्रीड़ा, स्केटिंग, रस्सी पर चढ़ना, नाव चलाना इत्यादि में आइसोकाइनेटिक ही देखे जाते हैं। जैसे आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा ना कि आइसोकाइनेटिक व्यायाम करते हुए पहाड़ों पे ये बर्फबारी जो हो रही थी, स्केटिंग हो रही थी, ये यहाँ पे घटना हो गई इस व्यायाम को करते हुए, ऐसी ऐसी कुछ, है ना। तो ये उसी के एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 1968 में की थी जे पेरिन ने। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे समझ में आ गए बच्चों। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक समझ में आया है? तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट में बता दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी जो बात है आप तक पहुंच रही है। ओके, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन को। तो मेंशन द डिटेल ऑफ द मेथड्स डेवलपिंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किस प्रकार से डेवलप करती है स्ट्रेंथ को, आइसोटोनिक एक्सरसाइज कैसे डेवलप करती है स्ट्रेंथ को, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कैसे डेवलपमेंट करती है, 1968 में शुरुआत हुई थी, बाय जे पेरिन के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26, शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक बताइए। तो ये भी आपका 5 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट, 5 में आएगा तो 5 पॉइंट। ओके, अब समझो शक्ति को निर्धारित करने के क्रियात्मक कारक। सबसे पहला कारक है बच्चों मांसपेशियों का आकार, यानी कि साइज ऑफ मसल्स। कैसे? जो बड़ी और विशाल मांसपेशियां होती हैं इनमें अधिक शक्ति होती है, अधिक ताकत होती है। इसी प्रकार से जो पुरुष होते हैं इनमें मांसपेशियां बड़ी होती हैं और महिलाओं में छोटी होती हैं, इसीलिए पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और महिलाओं में कम शक्ति पाई जाती है ना। अब भार प्रशिक्षण की सहायता से, यानी कि जैसे डंबल्स वगैरह हो गए या फिर किसी चीज का और भार उठाना हाथ से, तो उससे हमारी मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो सकती है, आकार बढ़ सकता है उसका। दूसरा, शरीर का भार। अधिक भार वाले व्यक्ति हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे किसी का भार 40 किलो है, ठीक है, 40 तो ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया। मान लेते अभी आपकी एज कितनी होगी, 18 होगी या 20 होगी, इतनी होगी, है ना। और अभी के टाइम पे आपका जो वजन नॉर्मली कितना होना चाहिए बीएमआई के अकॉर्डिंग, मिनिमम जो है होना चाहिए आपका 60 से 65 के आसपास, ठीक है। वहीं आपका वजन जो है वो आपका मात्र 50 है और किसी का जो है वो 90 है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो बच्चा होगा ना, ये वाला, इसके मसल्स में बहुत जान होगी, है ना। अब अधिक भार वाले भारोत्तोलक, ये एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में और पॉइंट है बच्चों मांसपेशीय संरचना। जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर ये अधिक होंगे वो ये अधिक शक्ति उत्पन्न करेंगे, और जिन मांसपेशियों में स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे वो जल्दी संकुचित नहीं हो पाते हैं किंतु लंबी अवधियों तक संकुचित रहने की क्षमता को रखते हैं। इन फाइबर्स की प्रतिशतता निर्धारण आनुवंशिक तौर पे की जा सकती है, ये बातें हैं, ठीक है। फिर तंत्रिका आवेग की प्रबलता। जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी कि सीएनएस इससे आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में ज्ञात्मक इकाइयों की उद्दीपना करता है तो मांसपेशी अधिक बल से संकुचित हो जाती है और फिर ये अधिक बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की शक्ति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। मांसपेशी का आकार, ठीक है,
शरीर का भार, मांसपेशियों संरचना और तंत्रिका आवेग की प्रबलता। अगला देखते हैं बच्चों कि एक्सप्लेन द फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन स्ट्रेंथ। तो साइज ऑफ मसल, बॉडी वेट, मसल स्ट्रक्चर एंड नर्व इम्पल्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों को संक्षेप में समझाइए। और आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। एक होती है जटिल, ठीक है, जो कि 3 अवस्था में पाई जाती है। एक होती है दूसरी, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वाली, ओके, साधारण, तो वो कुछ और में पाई जाती है, तो वो आप याद करके जाना। वैसे मैंने आपको करवा रखा है पेपर में। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? तो 4। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल कैलोरी का 60 से 70% भाग कार्बोहाइड्रेट हमें प्रदान करता है। दूसरा, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, अर्थात शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करना प्रोटीन का मुख्य कार्य तो होता नहीं है। इसीलिए यदि हम कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा नहीं लेंगे तो प्रोटीन अपने मुख्य कार्य को छोड़कर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में लग जाएगा। इसीलिए प्रोटीन को फ्री छोड़ने के लिए प्रोटीन अपना काम करता रहे, कार्बोहाइड्रेट का काम ना करे, इसके लिए हमें मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो अपना काम करता है। ओके, ये चीजें थी। तीसरा है वसा के उपयोग में सहायता। कैसे? कार्बोहाइड्रेट वसा के चयापचय में भी सहायता करता है। कैसे? शरीर में वसा की सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा का होना आवश्यक है। यदि वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाएगा तो उसके क्या परिचय से कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। अतः कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति हानिकारक पदार्थों को बढ़ना रोक सकती है, खास करके जब हम वसा का ज्यादा ग्रहण करते हैं तो ऐसे में कुछ अलग चीजें हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट उनको रोकता है ना। ये है कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य कार्य। ओके, चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन, राइट ब्रीफली द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस बैडली फंक्शंस, freeing the protein of other functions and aids of fat utilization। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखना बच्चों, 28 से ना आपके कई सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा एक ही बार में। पूरा टॉपिक, कोमल उत्तक चोटों का पूरा टॉपिक समझाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्गीकरण करना है। तो खेलों में कोमल उत्तक चोटें ये होती क्या है? तो देखो होता यह है कि हमारे मांसपेशीय तंतु, हमारी त्वचा और हमारी जो नसें हैं यानी कि मांसपेशियां जो है, जो रक्त वाहिनियां हैं, जब इन पर कोई चोट लगती है तो इनको हम बोलते हैं कोमल उत्तक चोटें। ठीक है, अब हमारा क्या है कि इन चोटों के कारण क्या बनते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कोमल उत्तक चोटों के कारण क्या होते हैं? ओके, जो इसके कारण है ना बच्चों, यही इसके बचाव भी हैं। ओके, जो कारण है वही बचाव है। जैसे कारण क्या होता है कि अपर्याप्त वार्म अप, तो बचाव क्या हो जाएगा कि हमें सही वार्म अप करना चाहिए उचित मात्रा में। चोटों का कारण यह है कि हम अति प्रयोग या किसी से टकरा जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इससे हम टकराएं ना और अति प्रयोग ना करें। तीसरा, कहीं हम गिर जाते हैं या फिर थकान ज़्यादा हो जाती है तो भी कोमल उत्तक को चोट पहुंचती है, तो हमें ध्यान रखना है हम ज़्यादा थके नहीं या फिर गिरे नहीं। ठीक है, ठहराव और मोड़ आ जाता है। अनुचित प्रकार का आप उपकरण उपयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है बच्चों बचाव के लिए कि हमें सही उपकरण, उचित प्रकार का उपकरण यहाँ पे उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, नया और अपेक्षाकृत क्रियाकलाप देखना चाहिए। तकनीकी व मुद्रा जो है वो आसान हो, इसका उपयोग करें। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बचाव लिखे हुए हैं वैसे तो, और मैंने आपको समझा भी दिया अच्छे तरीके से क्या क्या बचाव होते हैं इसके। ठीक है, और इसके जो प्रकार होते हैं ना बच्चों, और तकरीबन 5 से 7 इसके जो प्रकार हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सैंपल पेपर में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लेना, आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सभी का लाइव सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 28 के इंग्लिश वर्जन की। क्लासिफाई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लासिफाई बोला गया था, बट हमने यहाँ पे कारण बताए हैं और उनसे बचा कैसे जा सकता है ये बताए थे। क्लासिफाई ऑलरेडी कर रखा है।
ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारा 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें है बच्चों कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए शारीरिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए। तो 3 से 4 वर्ष का एक बच्चा है, इसके लिए आप कैसे शारीरिक गतिविधियों की सूची बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, आपने 3 से 4 साल के एक बच्चे को देखा, तो आप उसके लिए क्या सोचोगे कि इस बच्चे को ना प्रत्येक दिन में 180 मिनट के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग तीव्रता की शारीरिक क्रिया करनी चाहिए। कितनी? 180 मिनट्स के लिए अलग अलग सारी क्रिया करनी चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से तीव्र गतिविधियां शामिल होंगी। जैसे 180 मिनट में की जाने वाली क्रियाएं, जैसे कि अपने घर के आसपास घूमना, थोड़ा बहुत खेलना, ठीक है, लुढ़कना यानी कि किसी चीज को लुढ़काना, या फिर खुद जैसे होता है ना कि जैसे देसी लैंग्वेज बोलते हैं कला मुंडी खाना, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे बैक फ्लिक बोलते हैं, तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। ऊर्जा से भरी हुई क्रिया जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्या नाम है, जंगले पर चढ़ना, साइकिल चलाना, पानी में खेलना, पीछा करने वाले बॉल के खेल, ठीक है, ये होते हैं। गतिहीन समय 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो समय गतिहीन है, जिसमें ज़्यादा गति नहीं हो रही है, वो 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय के भीतर के बच्चों को कहानी हमें सुनाना चाहिए, उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। जैसे आप 6ठी-7वीं में रहे होंगे, तो खास करके 9वीं 10वीं तक भी, तो आपको वो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई जाती होंगी, है ना, प्रेमचंद जी की। तो ऐसी कुछ कहानियाँ अच्छी अच्छी, वो जैसे कविता होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसी कुछ कुछ कविताएं सुनाओ उन्हें, ठीक है। इनके लिए 10 से 13 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। रात को बोल दो 10 बजे, 10 नहीं, गाँव है तो 6-7 बजे सो जाओ, और सुबह 4-5-6 बजे उठो आराम से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ओके। इसी प्रकार से इंग्लिश वर्जन में मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 3 to 4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, तो ये है आपका, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। अब 3 नंबर का आपका एक ये क्वेश्चन और है, उसके बाद में फिर हमारे चित्र वाले आएंगे। तो दिया गया है, खेल दिवस को विस्तार से परिभाषित कीजिए तथा खेल दिवस के महत्व को उजागर कीजिए। देखिए, परिभाषित करना अलग से आ जाएगा 3 नंबर में, और महत्व अलग से 3 नंबर में आएगा, और दोनों मिला के 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, खेल दिवस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि अधिकतर आवासीय, सामुदायिक स्कूल में वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह खेल के मैदानों पर बच्चों, युवाओं की क्षमताओं का और कौशल को प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम होता है, ठीक है। साथ ही साथ खेल दिवस में समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे से मिलने का, समस्याओं को समाधान करने का, बधाई देने आदि का अवसर होता है। यह समाज के सदस्यों और विभिन्न अन्य आयोजन संस्थानों की संगठनात्मक शक्ति को भी दिखाता है। खेल दिवस मनाने के लिए केवल प्रतिभाशाली एथलीटों की भागीदारी पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रदर्शन करना भी चाहिए। समुदाय के सदस्यों की अधिकतम सहभागिता और भागीदारी भी होनी चाहिए। कुछ ये बातें थी, ठीक है। तो खेल दिवस के बारे में ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे बच्चों। अब बारी ये आती है कि आखिर हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है खेल दिवस की। खेल दिवस की इंपॉर्टेंस ये है कि छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है, छात्रों को फिट रखता है, स्वास्थ्य बनाता है, बच्चों को एक दूसरे के लिए सहयोग करना, एकता का, सम्मान का भाव उसके अंदर डेवलप करता है। इस प्रकार से खेल दिवस की इंपॉर्टेंस है। बस इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लो कि डिफाइन द स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे क्या है, यहाँ से पढ़ लीजिए, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस आपकी ये रही, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेक्शन सी में मोस्ट ऑफ दी आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये हमने ये देखा कि ये 5 में भी आ सकते हैं। तो तैयारी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन भी की हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। अब सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सेक्शन डी में हमने जो चित्र वाले क्वेश्चन लिए हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपके 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो चित्र के साथ साथ, ओके। तो सेक्शन डी में देख लेंगे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो पहला जो चित्र दिया गया है, इसमें एक है ये एंडोमॉर्फी, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ये है एंडोमॉर्फी, ये है मेसोमॉर्फी, और ये है एक्टोमॉर्फी। तो क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने शरीर के आकार अर्थात सोमेटाइप को आधार पर व्यक्तियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे विलियम हर्बर्ट शेल्डन। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति हमें दिए गए हैं, अब सभी की हम एक एक करके विशेषताएं देखेंगे। तो एक है बच्चों
एंडोमॉर्फ व्यक्ति की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एंडोमॉर्फ कौन से हैं, एंडोमॉर्फ ये रहे पहले वाले, इनकी क्या विशेषता है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। एंडोमॉर्फ इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर गोल मटोल होता है, जैसा अभी हमने देखा, लंबाई कम होती है, उनके हाथ व पैर ऊपरी भाग निचले भाग से मोटे होते हैं, बड़ा और सुदृढ़ शरीर खेलों में क्षमता को बाधित करता है। तो ये एंडोमॉर्फ होते हैं। फिर मेसोमॉर्फ की क्या विशेषताएं हैं, तो देखो ये मेसोमॉर्फ हैं। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होंगे। इनका शरीर किसी खिलाड़ी के जैसा होता है, ठीक है, वह उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी एवं सरलता से बढ़ाने की स्वास्थ्य रखते हैं और इनका शरीर ढांचा वर्गाकार होता है। इनके कंधे व छाती कमर के अनुपात में लंबे व चौड़े होते हैं, ठीक है। फिर एक्टोमॉर्फी, तो एक्टोमॉर्फी तो बहुत ही आसान है, ये रहे सजी एक्टोमॉर्फी, पतले दुबले उदास, ठीक है, ऐसे। तो क्या बोलेंगे, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला एवं लंबा होता है, इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है, इन्हें अपना भार वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि भार यानी कि वजन, इसको बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक ढांचा हल्का होता है, अतः इनका शरीर सहन शक्ति क्षमता संबंधित खेल के उपयोग होते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट हो गए आपके अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं बच्चों, अच्छा इंग्लिश मीडियम में देख लो पहले आप, एंडोमॉर्फी क्या है, ठीक है, फिर मेसोमॉर्फी क्या है और फिर एक्टोमॉर्फी क्या है, इसके बारे में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक टेस्ट दिया गया है हमें। अब ये टेस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये प्लेट है एक, ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट है, अब बीच में है ये एक चकोर सा इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्लेट टेपिंग टेस्ट को दर्शा रहा है। तो चित्र में दर्शा गया टेस्ट का क्या नाम है, प्लेट टेपिंग टेस्ट। अच्छा देखो मैं क्या करूँगा बच्चों, आपके लिए ना कुछ ऐसे 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिक्चर यानी कि इमेज वाले क्वेश्चंस, उसकी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम 10 प्लस इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो से डेफिनेटली 12 मार्क्स की आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे 10 पे लेके आऊंगा बच्चों जो पिछले 10 साल के पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके होंगे, ठीक है, जिसके चांस है आपके पेपर में आने के, कल के पेपर में, ठीक है ना। चलिए अगला है बच्चों, चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के ऊपरी अंगों की गति और समय को मापने के लिए होता है, यानी कि लिम्ब मूवमेंट, इसको मापने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब टेस्ट के लिए आवश्यक क्या है, तो आवश्यक है एक टेबल एकदम समान ऊंचाई वाली, ठीक है, 2 पीली पीली डिस्क जो कि 20 सेंटीमीटर व्यास हो, जिसका आयत इतना हो, और एक चाहिए स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच। चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की स्कोरिंग लिखिए। तो स्कोरिंग कैसे होगी, 25 चक्रों को पूरा करने में लगने वाला समय सेकंड में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन 1 मिनट। स्कोरिंग को आप समझो उससे पहले इसकी प्रक्रिया समझो, प्रक्रिया क्या रहेगी। तो प्रक्रिया को समझने के लिए ध्यान से पढ़ो। देखो मेज पर 2 पीली डिस्क रखें जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर हो। दोनों डिस्क के बराबर की दूरी पर एक रेक्टेंगल यानी कि आयत रखें, जैसे ये है, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, आप यहाँ पे बीच में रख दिया एकदम सेम दूरी पे आयत यानी कि रेक्टेंगल। प्रतिभागी डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो जाएगा, अभी नॉर्मली खड़ा रहेगा एकदम सावधान की मुद्रा में, ठीक है। फिर गैर पसंदीदा हाथ को आयत पे रखेगा, जो हाथ कम यूज करता है, जैसे अगर वो राइट हैंड है, नॉर्मली 99% व्यक्ति राइट ही होते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रखेगा, और कुछ लेफ्ट हैंड वाले होते तो राइट हैंड रखेगा जो गैर पसंद है। गो कमांड पर प्रतिभागी जितनी जल्दी हो सकेगा अपने पसंदीदा हाथ से एक के बाद एक करके पीली डिस्क को टैप करना शुरू कर देगा, और यह क्रिया 25 पूर्ण चक्र यानी कि 50 टैप के द्वारा दोहराई जाएगी, और 25 चक्रों को पूरा करने में जो समय लगेगा वो इसका स्कोर हो जाएगा। अब स्कोरिंग समझ आई होगी, है ना। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में सारे पॉइंट आपके दिए हुए हैं प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में, आप यहां से पढ़ सकते हो। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न, ये जो आसन है ना, पेपर में कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर भी और चित्र में भी। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मुद्रा है ना, ध्यान की मुद्रा है, ठीक है। अब ये मुद्रा दर्शाती क्या है, तो ध्यान से देखो, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम, तो योगासन का नाम है बच्चों कपालभाति, ओके। अब इस योगासन का अर्थ लिखिए। तो अर्थ ये है, ये एक ऐसा योगासन है जो शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है।
यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी एक स्वास्थ्य व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। कपालभाति ऐसा योगासन जो शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, बहुत आसान प्राणायाम है, कोई भी स्वास्थ्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है और भाती का संबंध होता है कांति से। यदि इस योग को नियमित किया जाएगा तो मस्तक पर आभा आएगी, मस्तक चमकेगा हमारा। कैसा चमकेगा? वो तेज वाला नहीं, मतलब आपके ऊपर सकारात्मक इसका वो पड़ेगा असर, थोड़ा बहुत निखार भी आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 1 नंबर में आपसे इस योगासन के 2 लाभ पूछे गए हैं, तो केवल 2 लाभ लिखने हैं, लेकिन मैं आपको 5 लाभ बताऊंगा, क्योंकि अगर गलती से पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि कपालभाति के कोई 3 लाभ लिखो, 6 लाभ लिखो, तो कैसे लिखोगे? अलग से वीडियो देखोगे उसके लिए? नहीं, इसलिए यहीं पे समझाता हूं। आप अपने नंबरिंग के हिसाब से देखते चलिए। ठीक है, तो लाभ क्या होगा? सबसे पहला तो वजन कम करने में मदद करता है, साथ ही पेट की चर्बी को कम करता है। तीसरा, वैसे ये दूसरा लिखा हुआ लेकिन तीसरा है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। डायबिटीज जो मरीज है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो मधुमेह होता है, इससे संबंधित किसी एक आसन की प्रक्रिया समझाइए, तो आप कपालभाति आसन की प्रक्रिया लिख सकते हो। अस्थमा के रोगों को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है। कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध भी करता है। अब कपालभाति जब आसन किया जाए तो कौन सी 2 सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले, कभी भी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए और गर्म वातावरण में नहीं करना चाहिए। धूल धुएं वाली जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो आपको शांति मिलने की जगह तनाव और बढ़ेगा। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो बिल्कुल भी ना करे, तुरंत नहीं करे, हालांकि जब ऑपरेशन ठीक हो जाए तब की बात अलग है। हृदय संबंधी रोगी जो है इस स्थिति में इस आसन को नहीं करें। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जो है इस आसन को ना करें। ये चीजें हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका यहाँ पे कपालभाति आसन का पूरा कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से इसको इंग्लिश वर्जन में देखेंगे यहाँ पे, तो कपालभाति आसन यहाँ पे दिया गया है। अब इसका कंप्लीट नाम क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका बेनिफिट क्या है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर ई की। अब सेक्शन ई में दिया गया है बच्चों यहाँ पे व्यायाम पालन के बारे में। ठीक है, मतलब सेक्शन ई में क्वेश्चन है हमारा ये 5-5 नंबर के, ध्यान से सुनो। कितने क्वेश्चन हैं आपके? 4, जिसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्यायाम पालन के विभिन्न लाभों का घटकों के अनुसार वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो। व्यायाम पालन के कई सारे जो घटक हैं, जैसे कि शारीरिक लाभ हो गए, मनोवैज्ञानिक लाभ हो गए, ठीक है, मानसिक लाभ हो गए और सामाजिक लाभ हो गए और अन्य लाभ हो गए। इनमें से देखो अलग अलग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। शारीरिक लाभ अलग से 3 नंबर में या 2 नंबर में, मनोवैज्ञानिक लाभ अलग से 2 नंबर में या 3 नंबर में, मानसिक भी 2 से 3 नंबर में और सामाजिक भी 2 नंबर में, है ना, अलग अलग से बन सकते हैं। तो बड़े ध्यान से समझें। इसीलिए देखिए पहले बात करते हैं शारीरिक लाभ क्या होंगे व्यायाम करने से। तो शारीरिक लाभ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा जो वजन है वो स्वस्थ रहेगा। हृदय रोगी के जोखिम जो है ये कम हो जाएंगे। मांसपेशियों की जो शक्ति है, मसल्स जो हैं इनकी पावर बढ़ेगी। कुछ प्रकार के जो कैंसर हैं इनकी जोखिम कम हो जाती है। शारीरिक लाभ व्यायाम के। मनोवैज्ञानिक क्या होंगे? मनोवैज्ञानिक यानी कि हमारे मन के संबंध में है, तो हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने में खुद की मदद करता है। हमें किसी प्रकार के तनाव को कम करने में मदद करता है और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, ध्यान करने की शक्ति, उसको भी सुधारता है, स्मृति याद करने की। ओके, मानसिक में आ जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ध्यान में सुधार आता है, खुशी मिलती है। वो जो एक हार्मोन होता है ना हमारा डोपामाइन, जो हमारे माइंड में क्रिएट होता है, रिलीज होता है, तो वो अच्छा हो जाता है। कुछ सामाजिक लाभ भी होते हैं, जैसे कि सामाजिक समरसता बढ़ती है, यानी कि हम लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं। नेतृत्व के गुणों का निर्माण होता है। अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे कि लक्ष्य प्रेरणा बढ़ाने में और बेहतर जीवन शैली, यानी कि व्यायाम करने से हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रेरणा होती है वो हमें मिलती है और एक बेहतर जीवन शैली हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, तो ये पॉइंट था बच्चों आपका यहाँ पे व्यायाम पालन के विभिन्न घटक। इसी प्रकार से डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज कंपोनेंट वाइज। तो फिजिकल बेनिफिट्स, फिजिकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स एंड सोशल फिर अदर बेनिफिट्स, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि वजन को नियंत्रित करने के लिए भोजन शरीर के वजन को नियंत्रित करने के 10 तरीके बताओ। तो भोजन से संबंधित नियंत्रित, भोजन नहीं सर जी, भार है, ठीक है, यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है, भार आएगा, ठीक है। भार शरीर के वजन को नियंत्रित करने के 10 तरीके बताओ। तो भार नियंत्रण हेतु भोजन क्या रहेगा? तो शरीर के भार को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपायों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला भोजन, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे भोजन ही आएगा, वही तो मैं कहूँ, ये वर्ड लिखा तो सही होगा लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो वजन नियंत्रण करने के लिए भोजन जरूरी है ना। तो शरीर के वजन को नियंत्रित करने के 10 तरीके आपको इसके संबंध में बताने हैं। तो 10 तरीकों में सबसे पहला हमें जो है संतुलित भोजन, यानी कि जिसमें सारी चीजें सही हो, पोषक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब हो, वो लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए, हमें रेशेदार वाला भोजन करना चाहिए, कम वसा हो उसका उपयोग करना चाहिए, हमें चिकित्सक जो है उसकी सलाह ले लेनी चाहिए वजन कम करने के लिए, नियमित हमें मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शराब वगैरह हो गई, धूम्रपान वगैरह, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जंक फूड तो भाई बिल्कुल मत खाओ, ठीक है, छोटे छोटे अंतराल में थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा भोजन खाते रहो, स्वास्थ्यकारी आदतें डालो, डाइटिंग बिल्कुल मत करो, पतला होने की जो गोलियां होती है, दवाइयां होती है, ये मत खाओ, आप सीधा चिकित्सक से सलाह ले लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अधिक उपयोग ना करना, कैलोरी के सेवन और कैलोरी के प्रमुख संतुलन इस प्रकार से आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फूड और वेट कंट्रोल, राइट 10 वेज टू कंट्रोल बॉडी वेट। तो ये है आपके यहाँ पे कि 10 वेज क्या है बॉडी को कंट्रोल करने के, बॉडी की वेट को कंट्रोल करने के, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, जैसे ये परीक्षण है बच्चों, इस परीक्षण को आप तभी समझ सकते हैं जब आप अच्छे से खुद इससे समझेंगे, ठीक है। तो शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को मापने की प्रक्रिया बताइए। तो रिकली और जोन्स का जो बाजू मोड़ने का परीक्षण है, ये शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को निर्धारित करता है। अब कैसे करता है? तो उपकरण देखिए, यहाँ पे चित्र भी मैंने आपको दे दिया है, इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारा 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो प्रक्रिया जो है ये आप तभी समझ पाओगे जब आप इसको अच्छे से खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से, इससे आपका चित्र वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। राइट द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो किसका उपयोग होता है? जो क्या नाम है टेस्ट है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के किसी एक आसन की विधि तथा लाभ बताइए। तो मैंने आपको कई बार बता चुका है बच्चों कि मधुमेह क्या होता है, इसके बारे में, है ना। क्या होता है मधुमेह? मधुमेह को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मधुमेह में हमारे प्रक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन बन नहीं पाता है, और अगर बनता है तो ये सही से काम नहीं कर पाता है। लक्षण क्या होते हैं? तो बहुत ज़्यादा थकान, प्यास बढ़ना, भूख का लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दे खराब होना, हृदय वाही का बीमारी, वजन का घटना, पेशाब का बार बार आना, ये सभी लक्षण है। कारण क्या है मधुमेह के? तो सबसे पहला बहुत बड़ा कारण गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव और चिंता, बहुत सारे कारण हैं इसके। सुधार कैसे हो सकता है? तो देखो मधुमेह एक ऐसा विकार है, मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरीके से ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है यदि हम कुछ आसन को करते हैं तो, ठीक है। अब आसन के लिए एक आसन मैंने आपको बताया यहाँ पे आद्य मत्स्य इंद्रासन, ठीक है। और इसके संबंध में एक और आसन मैं पहले बता चुका हूं। देखिए आसन की विधि को आप तभी समझेंगे जब आप इसको खुद से अच्छे से पढ़ेंगे। आसन हो गए और परीक्षण हो गए, इसको आप जब खुद पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये पश्चिमो आसन विधि हो गई, ठीक है, और ये इसके लाभ हो गए। इसी प्रकार से इंग्लिश वर्जन में आपका यहाँ पे आ जाएगा, इजीली रीड आउट कर सकते हो आप सभी यहाँ से, ठीक है। चलिए ये आपका आसन हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, और एक बार फिर से आपका ये आसन हो जाएगा और ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उच्च रक्तचाप वाला, तो ये आप यहाँ से देख लो फटाफट से, ताड़ासन वगैरह इसके लाभ हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आसन विधि वगैरह पढ़ सकते हैं यहाँ से, ओके। चलिए बच्चों इस प्रकार से आज के इस सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, और आई होप आपको ये पेपर नंबर जो 18 है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको 19 और 20 भी चाहिए तो सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट में बता दीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए एक और पेपर ले आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना है बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।